हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। तो मेरे भाई इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़े रहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित क्लासें लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 21 से यहाँ पर 45 से कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 26 से यहाँ पर 55 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 26 से 55 जिस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 17 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 21 से यहाँ पर 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 21 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 21 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 21 दुआ के 42। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 21 का 2 गुना करने के बाद में जो संख्या आई है 42, इस 42 के अंदर +3 करके यहाँ पर लिखा गया है 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 26 से यहाँ पर 55 इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 26 का करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 26 का 2 गुना हो जाएगा 52। और इस 52 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 52 और 3 मिलकर बन जाएगा 55। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 55 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर और इस 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो सभी की तरह इस 17 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का 2 गुना कितना बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 17 दूना के 34। और मेरे भाई सभी के अंदर +3 किया गया है, तो इस 34 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 34 और 3 मिलकर बन जाएगा 37। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 37। अब हमें देखना है कि संख्या 37 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 37 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के लगभग 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। तो मेरे भाई इन 60 से 70 दिन के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और जिस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवा रहे हैं सेम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक कोड भाषा में यदि TAIL को 20, 19, 12 लिखा जाता है तो उसी भाषा में HORN का कोड क्या होगा। मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और ये प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2018 की 3rd शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि TAIL को यहाँ पर 20, 19, 12 कैसे लिखा है। यानी कि जिस प्रकार से TAIL को यहाँ पर 20, 19, 12 लिखा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि HORN को क्या लिखा जाएगा या फिर HORN का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद हैं तो आप इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे। कैसे तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए TAIL, इसके अंदर पहला लेटर दिया गया है T का नंबर होता है 20 और ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा गया है 20। फिर देखिए T के बाद में है A का नंबर होता है 1 और यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 1। फिर देखिए A के बाद में क्या है I का नंबर होता है 9, यानी कि अल्फाबेट लेटर पर या फिर अल्फाबेट लेटर के अंदर जो I होता है ये आता है 9 नंबर पर और लिखा गया है 9। I के बाद में क्या है L आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर और ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12। यानी कि मेरे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग करके ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि HORN का कोड क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे हमें लिखना है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है, ठीक है। H के बाद में क्या है O
ओ आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे 15। फिर देखिए ओ के बाद में क्या है आर आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। फिर देखिए आर के बाद में क्या है एन आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14। यानी कि HORN इसका कोड हो जाएगा 8151 अब हमें देखना है कि यह संख्या किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर 8151 यह संख्या में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, उसी प्रकार से ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ओपिसोमीटर का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे, तो मेरे भाई थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है तापमान। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि ओपिसोमीटर से क्या मापा जाता है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, उसी प्रकार से ओपिसोमीटर के द्वारा मापा जाता है रेखाओं को। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा रेखाएं, यानी कि ओपिसोमीटर की सहायता से मापी जाती है रेखाएं। ठीक है, और ध्यान से देखिए रेखाएं हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में DRIVE को ESJWF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FIGHT को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DRIVE को ESJWF कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FIGHT को उसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं कि DRIVE इसको क्या लिखा गया है, तो ध्यान से समझिए DRIVE को लिखा गया है E। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या है, E के बाद में है S के बाद में है J के बाद में है W और W के बाद में है F। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि DRIVE को यहाँ पर ESJWF कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद हैं तो ध्यान से देखिए D से जस्ट अगला लेटर आता है E। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए R से जस्ट अगला लेटर आता है S। फिर देखिए R के बाद में I से जस्ट अगला लेटर आता है J। फिर देखिए I के बाद में क्या है V, तो V से जस्ट अगला लेटर आता है W।
W, फिर देखिए मेरे भाई V के बाद में क्या है E, और E से जस्ट अगला लेटर आता है F। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो आप सभी के सामने ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी से जस्ट अगले लेटर यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि FIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने ये वाला शब्द दिया गया है इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी से अगले वाले लेटर में ज्ञात करना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है F, उसके बाद में क्या है I, फिर देखिए I के बाद में क्या है G के बाद में क्या है H के आगे क्या है T। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है F से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो F से जस्ट अगला लेटर आता है G, तो यहाँ पर हम भरेंगे G। फिर देखिए F के बाद में है I से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो I से जस्ट अगला लेटर आता है J, तो यहाँ पर हम भरेंगे J। फिर देखिए I के बाद में क्या है G से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो मेरे भाई G से जस्ट अगला लेटर आता है H, ठीक है। फिर देखिए G के आगे क्या है H, तो H से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो H से जस्ट अगला लेटर आता है I, तो यहाँ पर हम भरेंगे I। फिर देखिए H के बाद में क्या है T, तो T से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो मेरे भाई T से जस्ट अगला लेटर आता है U, यानी कि FIGHT, इसको लिखा जाएगा GJHIU। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो हाँ सर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लोगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। यानी कि इस टाइप की एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब हमें देखना है कि इस टाइप की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दी गई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी दी गई है, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, पहली आकृति तो हो जाएगी ये, दूसरी आकृति हो जाएगी ये, और तीसरी आकृति हो जाएगी ये। यानी कि मेरे भाई कितनी आकृति दी गई है 3, और एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं 8, तो 3 को हम क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 तिये 24 है, और जिसने भी 24 को आंसर कर दिया समझना उसका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर भी त्रिभुज बनता है। तो मेरे भाई 24 यानी कि 24 त्रिभुज बन गए। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए पहली आकृति और दूसरी आकृति के अंदर मेरे भाई दोनों आकृतियों को यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह से मिलाने से एक त्रिभुज तो ये वाला बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे एक त्रिभुज यहां से देखिए ये वाला बन जाएगा। तो मेरे भाई पहली आकृति और दूसरी आकृति के अंदर अलग से कितने त्रिभुज बने, 2, ठीक है। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए मेरे भाई दूसरी आकृति और तीसरी आकृति इन दोनों को मिलाने पर सेम इसी प्रकार से क्या बनेंगे,
दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज बनेगा ये, ठीक है, और एक जस्ट इसके ऊपर बनेगा कौन सा वाला, ये वाला। मेरे भाई ध्यान से समझना, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज ये बन गए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर +2 कर देंगे, तो 2 और 2 कितना बन गया, 4, यानी कि अलग से त्रिभुज कितने बने, 4 हैं। और यहाँ पर देखिए तीनों आकृतियों को मिलाने से कितने त्रिभुज बने थे, 24 हैं। तो मेरे भाई 4 के अंदर हम क्या कर देंगे, 24 को प्लस कर देंगे, तो 4 और 24 मिलकर बन जाएगा 28। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस कंप्लीट आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज हैं। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 28 हमें दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमारे द्वारा मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो इसी टाइप के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ में तैयार किया गया है। तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके उस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन सी है बेंजोइक एसिड का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है पास्कल के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है चार्ल्स के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है न्यूटन के सिद्धांत पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे भाई इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 24 से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। तो जब भी आपको क्लास के अंदर साइंस का क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, या फिर उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक मेरे भाई पास्कल के नियम पर आधारित है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिहीन होती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिहीन होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिहीन होती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? ऑप्शन ए है गंधक, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है जर्मेनियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु है सिलिकॉन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे भाई याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी 3 मई 1939 को। किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा की, ऑप्शन बी है शक्ति की, ऑप्शन सी है कार्य की और ऑप्शन डी है विभवांतर की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जुड़े हुए हैं व्यपगत के सिद्धांत से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन से हैं? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या हैं? कार्बन के प्रमुख अपर रूप हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती ने, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये,
यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर ही उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सवाल में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट की, ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट की, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शैवाल में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मेरे भाई अनुमस्तिष्क के बारे में जो ऑप्शन ए के बारे में या ऑप्शन ए में बताया गया है ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। बाकी बातें भी आप याद रखना। देखिए मेरे भाई जो अनुमस्तिष्क है यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑप्शन सी में बोला गया है कि यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 12% है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी में बोला गया है कि यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।